आज हम जानेंगे ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन के बारे में। ठीक है, ऑक्सी कहने का मतलब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, अंतर बताने के लिए आता है। क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। बताए थे, दिए थे क्वेश्चन, क्या बनाए थे आप लोग? देखेंगे, ऑक्सी का मतलब होता है वायवीय, अनऑक्सी का मतलब होता है अवायवीय। ऑक्सी श्वसन के बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है, ऑक्सी और अनऑक्सी दो पार्ट में कर देता है। और देखो, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हमने पहले ही बताया था, ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति का मतलब हो गया, यह मनुष्य में होगा, जीव जंतुओं में होगा। ठीक है, और अनऑक्सी, यह अनऑक्सी की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन इसमें भाग नहीं लेता है। यानी इसमें कौन भाग लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह कहां पे होता है? पेड़ पौधों में यह शोषण होता है। कहां पे होता है? पेड़ पौधों में शोषण होता है। अब देखेंगे, ऑक्सी श्वसन यह 2 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण कोशिका द्रव में एवं द्वितीय चरण माइक्रोकोन्डिया में। पहला कहां होता है? कोशिका द्रव में, दूसरा माइक्रोकोन्डिया में होता है। ठीक है, माइक्रोकोन्डिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह एक ही चरण में कोशिका द्रव में पूरा होता है। कोशिका द्रव किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। कोशिका द्रव किसमें पाया जाता है? तीसरा हुआ है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं CO2 तथा जल के निर्माण के साथ ATP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ATP। ATP जो होता है, आप लोग नोट लीजिए, ATP का फुल फॉर्म लिख के लाना है आप लोग को। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? ATP का फुल फॉर्म यह पूछा हुआ है, वो ATP का फुल फॉर्म इसलिए लिखा दे रहे हैं। आप लोग लिख लीजिएगा ATP का फुल फॉर्म। ठीक है, इस पे नहीं आ रहा अभी। ठीक है, इसमें देखेंगे, अनऑक्सी में देखेंगे, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है जिससे एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण किसमें होता है? वायवीय अवायवीय में। ऑक्सीजन की जब आपूर्ति कम होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है, तो लैक्टिक अम्ल जमने लगता है। इसलिए जब धावक दौड़ता है उस समय अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। दौड़ते वक्त धावक को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और जब ऑक्सीजन कम होने लगता है तो हमारे शरीर में जो है ऐंठन आने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जमा होने लगता है। इसलिए क्या होता है? धावक के शरीर में ऐंठन आता है, दर्द होता है, ऐंठन आता है। चलो, इसमें अधिक ऊर्जा 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। किसमें? वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी, यानी कि वायवीय श्वसन में कितने ATP ऊर्जा का निर्माण होता है? 38। इसमें कम ऊर्जा केवल 2 अणु ATP का निर्माण होता है। आगे देखेंगे बुआ, ऑक्सी श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज के 2 परमाणु पाइरुवेट 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अब यह पाइरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिणित हो जाती है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। जब यह क्रिया इष्ट में होती है, हमारी पेशी कोशिकाओं में पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है? परिणित हो जाता है। बताते ना बुआ, कैसे परिणित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल।
लैक्टिक अम्ल के कारण ही शरीर में क्या होता है, दर्द होता है, ठंड आता है। अब देखेंगे गिल्स द्वारा श्वसन क्रिया किस प्रकार होता है, सचित्र समझाए। यानी कि यह क्वेश्चन आ जाएगा कि मछलियां गिल्स से कैसे सांस लेती है, सचित्र वर्णन करें। ठीक है, यह क्वेश्चन आ जाएगा गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार से होता है, सचित्र समझाए। तो देखो गिल्स क्या होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है गिल्स, मछलियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और फिन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फिन स्पेशल सेल स्ट्रक्चर होता है फिन। ठीक है, जो मछलियों को तैरने में मदद करता है, स्पेशल सेल स्ट्रक्चर होता है फिन, जो मछलियों को क्या करने में मदद करता है, तैरने में। और गिल्स क्या करता है, सांस लेने में मदद करता है। गिल्स क्या करता है, और फिन का क्या काम है, तैरने में। देखो मछलियों में गिल्स विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। गिल्स जो होता है मछलियों में विशेष प्रकार का क्या है, श्वसन अंग है। क्वेश्चन पूछेगा कि मछलियों का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में होता है ना, आता है ना। स्टॉप करें, ऐसे स्टॉप करना, कट नहीं ना हुआ है, चलो ठीक। देखिए हुआ, देखो यह क्या काम करता है, जल में घुल, यानी पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी को क्या करता है, सांस के रूप में ग्रहण करता है। श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूह में पाए जाते हैं। कितने समूह में पाए जाते हैं, दो समूह में पाए जाते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, चपटी थैली से, यानी मुंह के जो बगल में जो होता है, गर्दन के पास जो होता है, उसका एक चपटी थैली नुमा रचना होती है। उसी में क्या होता है, गिल्स होता है। क्या होता है, देखते हो गलफरा जिसको कहते हैं, गलफरा, गिल्स यानी कि गलफरा। ठीक है, गिल्स एक चपटी थैली में बंद होती है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। क्या होती है, गिल पट्टिकाएं होती है। और ये देखो मछली हो गया, यहाँ पे देखो यहीं से जल ग्रहण करता है, यहीं पे गिल्स होते हैं, यानी गलफड़ा यहीं पे होते हैं, जो कि होते हैं ना। देखते होइएगा आप लोग, मछली जब मछली घर पे आता होगा तो देखते होंगे ना, या बाजार में भी देखते होइएगा, बड़ा बड़ा मछली जब आता है उसका गिल्स होता है ना, यहाँ पे एक खुलता है, निकलता है, जब वो सांस लेता है तो खुलता है और खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। देखो हुआ, यही जो होता है, यहाँ से जो दिया हुआ रचना, यही गिल पट्टिकाएं है। यहाँ पे गिल पट्टिकाएं है, इसको निकाल देता है ना, यहाँ पे देखो। और यह जो स्पेशल सेल स्ट्रक्चर है, इसी को फिन कहते हैं, जो दोनों साइड में रहता है आड़ी आड़ी से। ठीक है, यह तैरने में मदद करता है। ठीक, कोई अगर कह देता है कि मछली पंख से तैरती है, तो पंख नहीं होता है, स्पेशल सेल स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, फिन बोलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे मछली में जल की धारा मुख से आहार नाल के पैरिक्स में पहुंचती है, जहां जल की धारा में स्थित भोजन तो थायरिक्स से प्रश्नी में चला जाता है, परंतु जल अंतःक्लोम रंध्रों द्वारा गिल्स कोष्ठ में तथा फिर बाह्य क्लोम रंध्रों द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। इस प्रकार लगातार गिल्स जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनी में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का CO2 का मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया यह। ठीक है, हम क्या बताते हैं, O ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन गैस। जब इस प्रकार श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। ग्लूकोज के विखंडन विभिन्न पदार्थों को समझाए, यानी ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है उसको समझाने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6, यानी C6H12O6। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O। जिसको नहीं आता है लिख लेना बुआ, ग्लूकोज का सूत्र होता है बुआ, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। लिख लेंगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र होता है।
हो गया बुआ? आगे बढ़े, चलो देखेंगे। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। इसके बाद पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति एवं अनुपस्थिति में विभिन्न तरह का विखंडन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होता है। जब यह प्रक्रम ईस्ट में होता है तो किण्वन कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, किण्वन क्या होता है? क्वेश्चन लिखेंगे वो, किण्वन क्या होता है या किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन, किण्वन, किण्वन किसे कहते हैं? हाँ, घर से वाला है होमवर्क। लिख लिया हुआ किण्वन? जो देखो हुआ, ऑक्सीजन के अभाव में मानव की पेशी कोशिका में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल जो परिवर्तित होता है। पायरुवेट जो होता है किसमें परिवर्तित होता है? लैक्टिक अम्ल में, जो दर्द या ऐंठन क्रैम्प का कारण होता है। किसका कारण होता है? दर्द, ऐंठन या क्रैम्प। क्रैम्प बताया था ना कि जो अधिक दौड़ता है तेज, वह मुंह से सांस लेने लगता है। क्या करता है? उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो वह क्या करता है? तेज से सांस लेने लगता है, मुंह से भी सांस लेने लगता है। यानी कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब तुम तेज दौड़ोगे तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी शरीर में, और तुम क्या करोगे? मुंह से सांस लेने लगोगे। और उसी प्रक्रम में क्या होता है? पूरे शरीर में उस समय ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंचने के कारण क्या होता है? पायरुवेट जो होता है वह लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है और तुमको क्रैम्प आने की संभावना होती है। दौड़ते दौड़ते कभी देखेगा कि पैर चिलक गया, कभी कभी देखो पैर मुचक जाता है, होता है ना। तो यह पायरुवेट की कमी के कारण हो जाता है और यह लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। ठीक है। अब है परिवहन। परिवहन क्या होता है? क्वेश्चन लिखेंगे। परिवहन, परिवहन किसे कहते हैं या क्या होता है? लिखिए। देखो, परिवहन का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करवाना। ठीक है, यात्रा करना, यात्रा करवाना परिवहन हो जाता है। और जैसे परिवहन, हम यहाँ से भगवानपुर का परिवहन हुआ, उसी प्रकार से परिवहन यहाँ किसके लिए बोल रहा है? यहाँ से हमारे भोजन का परिवहन, रक्त का परिवहन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? हमारे मानव शरीर से संबंधित, यानी पेड़ पौधे से संबंधित, इसमें भोजन का परिवहन कैसे होता है, रक्त का परिवहन कैसे होता है, ये सब, पानी का, जल का परिवहन कैसे होता है, ये सभी के बारे में हमको इसमें जानना है। देखो वह उपयोग पदार्थ को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थ को कोशिका से निकालना, गतवंत स्तर तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। यानी कि हम लोग कुछ खाते हैं तो उससे गंदगी भी बनता है, जिसको हम मल मूत्र के जरिए त्याग देते हैं ना। मानव शरीर में परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है। क्वेश्चन लिख लेंगे नोट करके। मानव शरीर में परिवहन मुख्य रूप से, 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 मानव शरीर में परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है। मानव शरीर में परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है। मानव शरीर में परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है। क्वेश्चन अगर आ गया कि मानव शरीर में परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त एवं
लसिका के द्वारा होता है, ठीक है। रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है। क्या नंबर आया है? मिलाया है? नहीं मिलाया है? अरे पौधों में पदार्थों का परिवहन, पौधों में पदार्थों का, पदार्थ यानी कि भोजन हो गया, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ होते हैं। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन। साहिल नहीं है आज? साहिल, अच्छा। देखो हुआ एक कोशिकीय पौधे जैसे कैलेमाइडोमोनास, युगलीना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। यानी कि पौधों में एक प्रकार से परिवहन जो होता है किसके माध्यम से होता है? विसरण के द्वारा होता है। तो नोट करके लिख लेंगे, पौधों में परिवहन विसरण के माध्यम से होता है। पौधों में परिवहन विसरण के माध्यम से होता है। पौधों में परिवहन विसरण के माध्यम से होता है। पौधों में परिवहन विसरण के माध्यम से होता है। पौधों में पदार्थों का परिवहन विसरण के माध्यम से होता है। चलिए वो देखेंगे, पौधे में परिवहन मुख्य रूप से जाइलम एवं फ्लोएम उत्तकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम उत्तक। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है? क्वेश्चन लिखिएगा घर से बनाने के लिए। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, एवं उनके कार्यों का वर्णन करें। जाइलम क्या है एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम क्या है, उनके कार्यों का वर्णन करें। या क्वेश्चन आता है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखने के लिए। फ्लोएम क्या है, उनके कार्यों को लिखे। या जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखें, या जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखें। दोनों थोड़े हैं। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखें। देखेंगे हुआ जाइलम, यह जल संवाहक होता है। जाइलम क्या होता है? जल संवाहक होता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण में सहायक होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में जाइलम उत्तक का क्या काम है? आदित्यनाथ देखिए इधर, क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि पौधों में जाइलम उत्तक का क्या कार्य है, तो यह जल और खनिज लवण को पेड़ पौधों में क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। यानी कि जल और खनिज लवण पेड़ पौधों को कौन पहुंचाने का काम करता है? जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? तो पौधों में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाना। ठीक है, समझ में आ गया? बार बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। पौधों में जाइलम उत्तक का क्या काम है? जल एवं खनिज, अरे बोलो ना भाई, जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन उत्तक? और फ्लोएम का क्या काम है? यह संवहन बंडल द्वारा दूसरे जटिल उत्तक तथा इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं मुख्य कार्य पौधे के हरे भागों को निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना। यानी कि भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। भोजन पहुंचाने का कार्य जल एवं खनिज लवण, जाइलम। जल एवं खनिज लवण, देखो ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, ज से जल, ज से जाइलम, याद रख लेना। ज से जल, ज से जाइलम, यानी कि जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? तो जल पहुंचाने का कार्य है। जल एवं खनिज लवण पहुंचाने का काम है। जल याद कर लोगे, अपने खनिज लवण याद हो जाएगा। जल एवं खनिज लवण पहुंचाने का कार्य है। और भोजन पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का है। भोजन पहुंचाने का कार्य, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? हाँ, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़े। अब देखिए जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, मुख्य अंतर। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है।
फ्लोएम की कोशिका है जाइलम जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। जाइलम का क्या कार्य बताया थे नबी? जल एवं घुलित खनिज का क्या करता है? स्थानांतरण करता है, जो कि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। किसका स्थानांतरण करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। अगला है जाइलम में जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, यानी कि जल जो होता है नीचे जल में रहता है ना, जल एवं खनिज लवण कहां से होता है? नीचे से होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। जाइलम जो होता है इसका फ्लो किधर है? नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि जड़ जो है जड़ ही से अवशोषित करता है जल और खनिज लवण। पौधे कहां से अवशोषित करते हैं खनिज लवण? कहां से करते हैं? तो जड़ से जब करेंगे तो यह किधर से किधर इसका रास्ता होगा? नीचे से ऊपर, ठीक है। कहां से कहां होगा? और फ्लोएम का कहां से कहां होगा? वाह, वेरी गुड। जाइलम में जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का बहाव ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। ऊपर भी भेजता है, क्योंकि देखो पत्ती तो नीचे भी रहता है ना, तो ऊपर भी भेजता है नीचे भी भेजता है, यानी कि फ्लोएम का काम है ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है। जाइलम क्या काम करता है? सीधा ऊपर भेज देता है, ऊपर यानी कि जड़ से सीधा ऊपर भेजता है, तो ऊपर जहां तक उसका यानी टहनी रहेगी, जहां तक पत्ती रहेगी, जहां तक मतलब रहेगा वहां तक भेज देगा। लेकिन जाइलम जो होगा, फ्लोएम जो होगा, या ऊपर और नीचे दोनों तरफ करता है। अब वाष्पोत्सर्जन, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तुम लोग कभी कभी देखते होगे गर्मी के दिनों में जब ओस नहीं पड़ता है, फिर भी देखोगे कि क्या कि पौधे के जो होते हैं ना, पौधे के पत्तियों पर हल्का हल्का पानी टाइप में आते रहता है ना, वही क्या होता है? वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्प के रूप में निकलता है ना, वही क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। या कोई पौधा को देखो, या मक्का का पौधा लो, ठीक है, मक्का के समय में आएगा, उस पौधा को लो, हल्का चीर के देखो तो उसमें पानी के जो होता है बीच में जो होता है उसमें पानी का बूंदे रहेगा, ठीक है। वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। किसका क्रिया करता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। आगे देखेंगे, देखो यह वृक्ष का है, जल कैसे वाष्प से लेता है। एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति देख सकते हो, इस प्रकार से है। आगे देखेंगे, पौधों के पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाई जाती है जिसे रंध्र कहते हैं। बताए थे बुआ, स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टोमाटा, ठीक है। पौधों के पत्तियों में जो पाया जाता है छिद्र, उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। रंध्रों के माध्यम से श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उसी रंध्र के माध्यम से किसका क्रिया होती है? ऐसे हम लोग को नहीं दिखाई देता है, ठीक है। एक पीपल का पत्ता ले लेना, ठीक है, पीपल का पत्ता ले लोगे और उसको ना खुरचोगे एकदम हल्का हल्का खुरचोगे, पूरा फाड़ा रहे, हल्का हल्का खुरचोगे ना, तो देखोगे कि उसमें बहुत सारा जालीनुमा संरचना होती है। जालीनुमा संरचना होती है, वही संरचना क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करता है। उसके बाद अगर तुम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो उसमें बहुत सारा छिद्र दिखाई देगा, पत्ता में देखोगे तो वही क्या करता है? रंध्र रहता है या स्टोमाटा, उसी को बोलते हैं। उसी से क्या करता हुआ? सांस लेता है, सांस छोड़ता है। हाँ, अनेक छिद्र होते हैं। पौधों की जड़ में चोटी तक जल का प्रवाह वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है, यानी कि जड़ से जो ऊपर तक जाता है, चोटी तक जाता है, किसके कारण होती है? वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों का तापमान स्थिर रहता है। नोट करके लिख लेंगे, वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का तापमान स्थिर रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का तापमान स्थिर रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का तापमान स्थिर रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का तापमान स्थिर रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का तापमान स्थिर रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का तापमान स्थिर रहता है। लिखेंगे, वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का तापमान स्थिर रहता है। लिख लिया बुआ? आगे देखेंगे,
देखो हुआ परासरण विधि पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का संचलन जाइलम ऊतकों के रंध्रों के तक हमेशा होते रहता है। यानी किसके कारण होता है? परासरण विधि द्वारा। किस विधि से होता है? परासरण विधि से होता है। ठीक है। अब पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने का खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। यानी कि जलीय जो घोल होता है, जो खनिज लवण जल के रूप में घुल कर पौधे में ऊपर तक जाते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं, या किस तक के द्वारा जाते हैं? जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा जाते हैं। और यही जब तो इसी को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब जंतुओं में परिवहन, ऐ बउआ फलाने कर, जंतुओं में परिवहन यानी कि पौधे में हो गया, अब जंतुओं में परिवहन है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।